चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे पोल्यूशन के ऊपर। एयर पोल्यूशन हो गया था कि इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है, तो इन इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, तो हमने कुछ तरीके समझे। पार्टिकुलेट मैटर को हमने जो तरीके देखे थे, इसमें आपने अरेस्टर देखा और इसमें आपने स्क्रबर देखा। अरेस्टर में आपने ESP देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हाईली वोल्टेज के ऊपर कौन होते हैं, वायर, और यहाँ पर जो हाई वोल्टेज के वायर होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये थर्मियोनिक इमिशन है जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में पढ़ा दिया गया था। और इलेक्ट्रॉन का सर्कल बन जाता है, इनको अपन कोरोना कहते हैं। कोरोना डिस्चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ से जो एयर पास होगी उसके साथ इलेक्ट्रॉन चिपक जाएंगे, तो एयर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। और आगे जाके प्लेटें होगी, प्लेटों पर कौन सा चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगी, तो वो चिपक जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पार्टिकुलेट मैटर PM को अरेस्ट कर सकते हैं। सही बात है। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ से गैसियस इंप्योरिटी हटी, नहीं हटी। कहाँ हटी, गैस तो निकल गई ना, सिर्फ पार्टिकल वाले किसी चिपक पाए। फैक्ट्रीज में यूज होता है। दूसरा तरीका हमने कौन सा देखा, स्क्रबर। स्क्रबर में क्या होता है, वाटर का स्प्रे किया जाता है, लाइम वाटर, चूने का पानी, और नीचे से डस्ट वाली एयर को निकाला जाता है, डर्टी एयर को। तो डर्टी एयर जो होती है, इसके साथ जो चूने का पानी गिरता है, उसके बाद डर्टी एयर के साथ रिएक्शन कर लेता है, और उसमें अगर SO2 मौजूद है, गैसियस इंप्योरिटी, इसको बंद कर देना गेट को, गैसियस इंप्योरिटी मौजूद है, तो गैसियस इंप्योरिटी उसके साथ SO2 के साथ रिएक्ट करके, SO2 जो है चूने के पानी के साथ रिएक्ट करके नीचे आ जाएगी। तो आप इसे पार्टिकुलेट मैटर को भी हटा सकते हैं और आप इसे गैसेस को भी हटा सकते हैं। किससे, स्क्रबर से। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। क्लियर है। इतना करने के बाद अब अपने मन में सवाल आता है दोनों में से अच्छा कौन सा, दोनों अच्छे। PM की बात की जाए, क्या साइज है PM का, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होगा तो CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने बता दिया इससे छोटा होगा तो बहुत ही नुकसान करेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पोल्यूशन है, क्या सिर्फ इंडस्ट्रीज से फैल रहा है, नहीं। ये पोल्यूशन तो आप देखिए, आपके जो वाहन हैं, व्हीकल्स है, इनसे भी तो कितना ज़्यादा हो रहा है। 1990 की बात है, 90s के अंदर सर्वे किया गया देश के अंदर कितने पोल्यूटेंट सिटीज़ कौन सी है, और उस वक्त हमारा दिल्ली जो था वो 4th रैंक पर आ रहा था। वर्ल्ड वाइज 41 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया था। वर्ल्ड वाइज 41 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया, 41 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया, उसमें हमारा दिल्ली 4th रैंक पे चला गया। ओके, अभी तो दिल्ली नंबर 1 के कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है बीजिंग के साथ, चाइना, है ना। तो इसमें दिल्ली 1 की रैंक पे चला गया। तो फिर किसी को चिंता हुई, यार दिल्ली में इतना पोल्यूशन, किसी ने जनहित याचिका दायर कर दी। अब इस जनहित याचिका के दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों है, आप इस पोल्यूशन को कंट्रोल करिए। दिल्ली सरकार ने भी देखा, हाँ दिल्ली में पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने उस वक्त सोचा कैसे सब कुछ किया जाए। उस वक्त पता चला कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इन फैक्ट्रीज़ का है, पोल्यूशन इन व्हीकल्स का है। एक काम करते हैं, सारे दिल्ली के अंदर जो व्हीकल्स है, इनके अंदर से पेट्रोलियम डीजल हटा करके इनको CNG से रिप्लेस कर देते हैं। CNG की फुल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG से रिप्लेस किया, क्योंकि CNG पेट्रोल डीजल की तुलना में सस्ता होता है, इसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। दूसरी बात, तीसरी बात, इसकी बर्निंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, और ये कोई लास्ट में कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल भी नहीं छोड़ता है, पोल्यूशन भी नहीं करता है, तो बढ़िया है। फिर तो CNG को यूज किया जाए, और पूरी दिल्ली में जितनी बसें वगैरह चलती है सबको CNG से रिप्लेस कर दिया गया। 2002 तक आते आते दिल्ली में पोल्यूशन घटा, CO2 SO2 कंसंट्रेशन घटी, हम खुश हुए, दिल्ली में बहुत अच्छा हुआ। फिर विचार आया, यार दिल्ली में ऐसा हुआ तो अभी तो इंडिया में 11 मेगा पोल्यूटेंट सिटीज़ है जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी पोल्यूशन कम होना चाहिए। सरकार के ऊपर जब ये बात गई तो सरकार ने सोचा कि वहाँ पर भी क्या कर दे, CNG अप्लाई कर दे। लेकिन ये काफ़ी खर्चीली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसके लिए पूरे देश में आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, या कम से कम उन सिटीज़ में आपको पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी। CNG गैस है, इसको कैरी करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए काफ़ी खर्चा लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा, जितने में तो पोल्यूशन और बढ़ रहा है। एक काम किया जाए, अभी यूरोप में 99 की बात चल रही है, यूरोप वालों ने अभी कुछ ऐसा पेट्रोलियम बनाया है जिसका ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिससे उसका बर्निंग एफिशिएंसी से हो जाता है। इसकी बर्निंग तो एफिशिएंसी से होती है, साथ के साथ इससे पोल्यूशन भी कम होता है। क्यों ना हम ऐसा ही कुछ करें, और इसी को अपन कहेंगे यूरो नॉर्म्स। क्या कहेंगे, यूरो नॉर्म्स। ओके, और भारत में यूरो नॉर्म्स को किस नाम से जाना जाएगा, भारत स्टेज। तो बात है 1999 की, यूरो फर्स्ट कहाँ आया, यूरोप में। यूरो फर्स्ट कहाँ आया, यूरोप के अंदर, यूरोप में। और यह बात 1999 की, 1999 में। यह भारत में नहीं आया था, सिर्फ यूरोप में आया था। अभी यूरोप में पहली बार आया है, भारत वालों ने सोचा कि इसको अपने भारत में लेके जाए, तो जब यूरो सेकंड आया, इसको हम भारत में लेके आ गए, यूरो सेकंड। इसको भारत में जब लेके आए तो इसको नाम दे दिया भारत स्टेज। क्या बोल दिया गया, भारत स्टेज। भारत स्टेज, या शॉर्ट में क्या बोल देंगे, BS। तो पहली बार तो लिख रहा हूँ, आगे शॉर्ट में लिखूंगा, भारत स्टेज सेकंड। बच्चे कह देते हैं सर भारत में तो पहली बार आया है,
तो इसको BS सेकंड बोलने के बजाय BS फर्स्ट बोलो, लेकिन नहीं, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी, इसलिए BS सेकंड बोलना ही सही है। तो भारत में सबसे पहली बार BS आया। 11 मेगा पॉल्यूटेंट सिटीज़, जो सबसे महानगर थे, पॉल्यूटेंट सिटीज़ थी, उनके अंदर अपन इसको लेकर के आए। सही है, सब कुछ सही जा रहा है मामला। इन 11 सिटीज़ में आप इसको लेकर के आए हैं, अभी पूरे देश में एक साथ नहीं ला सकते, उसकी समस्या है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का पेट्रोल जहाँ जाएगा उस गाड़ी का भी टेक्नोलॉजी BS सेकंड का होना चाहिए। अगर BS सेकंड टेक्नोलॉजी का इंजन नहीं है तो इस पेट्रोल की बर्निंग उसमें एफिशिएंसी से नहीं होगी। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल का आपको क्या करना है, पेट्रोल का कॉम्बिनेशन चेंज करना है। सरकार पर जब ये बात जाएगी, दबाव आएगा कि आप पेट्रोल का कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, पेट्रोल कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको गुस्सा आ जाएगा। जो स्टॉक पेट्रोल है, जो मार्केट में जा चुका है, उस पेट्रोल का क्या होगा फिर? अचानक से ऐसा होगा तो फिर पेट्रोल की रेट बढ़ जाएगी, और पेट्रोल की रेट बढ़ेगी तो सरकारी कुर्सी खतरे में है। उस वक्त फिर 11 सिटीज़ में ही पहले लागू किया गया, और 11 सिटीज़ के अंदर, आपको उन 11 सिटीज़ के नाम याद नहीं करने हैं, आप 11 सिटीज़ के अंदर ये लागू कर दिया। उसके बाद आया यूरो थर्ड। कौन सा आया? यूरो थर्ड। इसको अपन क्या कहेंगे भारत में? BS थर्ड। बताइए अब कब आएगा? 1 अप्रैल 2005 को। यूरो थर्ड भारत में कब आया? 1 अप्रैल 2005 को आ गया। और कहाँ आया? 11 मेगा पॉल्यूटेंट सिटीज़, यानी 11 सिटीज़ लिख दूँ शॉर्ट में, ये आया 11 मेगा पॉल्यूटेंट, पूरा आप समझेंगे ना, मेगा पॉल्यूटेंट सिटीज़। तो 11 मेगा पॉल्यूटेंट सिटीज़ के अंदर आपने क्या लगा दिया? BS थर्ड लगा दिया। रेस्ट इंडिया के अंदर आपने क्या कर दिया? लगा दिया आपने कौन सा? BS सेकंड लगा दिया। समझ में आ गया? तो 11 सिटीज़ जो है वो आगे चल रही है। 11 सिटीज़ में कौन सा चल रहा है? और आपकी जो क्या कहते हैं, रेस्ट इंडिया में भी कौन सा लग गया? BS सेकंड। तो पूरी इंडिया में BS सेकंड चल रहा है। इसके बाद 2010 अप्रैल 2010 यूरो 4 आ गया। यूरो 4 BS फोर्थ अप्रैल, या शूट में लिख दो अप्रैल 2010। अब यहाँ पर 11 की बजाय 13 पॉल्यूटेंट सिटीज़ हो गई। कितनी? 13 सिटीज़ को शामिल कर लिया गया, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल और बढ़ चुका है। इनमें आपको 13 तो याद नहीं करनी, लेकिन जो दो नई ऐड हुई उनको याद करेंगे। एक है सोलापुर, क्या लखनऊ, हाँ सोलापुर, और दूसरी है लखनऊ। ठीक है, सोलापुर आपका महाराष्ट्र से है और लखनऊ आपका यूपी से है, मध्य प्रदेश में कहाँ है। ठीक है, चलिए इसी साल अक्टूबर 2010 के अंदर बाकी सिटीज़ में कौन सा लागू है? रेस्ट इंडिया में कौन सा आ जाएगा? BS थर्ड। तो रेस्ट इंडिया के अंदर BS थर्ड आ गया, और हमारी इन सिटीज़ में 13 सिटीज़ में कौन सा चल रहा है? BS फोर चल रहा है। आगे कौन सा आने वाला है? BS फाइव आने वाला है, लेकिन BS फाइव आएगा नहीं। 2017 की बात है। अभी क्या करना था? 2010 से लेकर के 17 तक, 10 से 17 तक यहाँ पर चलना था BS फोर, और रेस्ट कंट्री में कौन सा चलना था? BS थर्ड। फिर 17 के बाद 17 से लेकर के 23 तक, 17 से 23 तक इनमें चलना था BS फाइव, और इनमें चलना था BS फोर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ कि अप्रैल 2017 के अंदर कंप्लीट इंडिया किस पर लेके आ गए हम? BS फोर पे। तो कंप्लीट इंडिया जो है आपका BS फोर पे आ गया। कब? 2017 के अंदर। तो आप जानते हैं मार्च 2017 के अंदर जो एक्टिवा थी बहुत सस्ती हो गई थी, अगर आपने सुना हो तो, है ना, क्योंकि वो बंद होने वाली थी, तो उस टेक्नोलॉजी कौन करेगा, सस्ती हो गई। अब देखिए अब क्या होगा? 2020 अप्रैल 2020 में कंप्लीट इंडिया में कौन सा आ जाएगा? BS सिक्स। और ये आपका BS सिक्स कंप्लीट इंडिया में आ चुका है। बात समझ में नहीं? इसको आप यूरो थर्ड भी यूरो सिक्स भी कह सकते हैं। क्या भारत में यूरो 5 आया? नहीं आया था। कुछ रहम के राजनीतिक मुद्दे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो NCERT कवर करनी है। बात समझ में आ गई? अभी सारा भारत किस पे चल रहा है? BS सिक्स पे चल रहा है, और BS सिक्स पे ये चलता रहेगा भारत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज जो भी आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर आपकी 2020 के बाद की गाड़ी है तो उस पर लिखा होगा BS सिक्स टेक्नोलॉजी, है ना, जो भी आप लेते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो इंजन है वो BS सिक्स टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है। इसके अंदर जो पेट्रोल वगैरह होगा वो भी कंपोजिशन जो होगा वो BS सिक्स का होगा। बोलो बात समझ में एक नहीं? क्लियर है? ओके। अब अपन देखते हैं
कि BS3 जो है और 4 जो है इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं यूरो 3 और यूरो 4, इनमें कुछ देख लेते हैं। पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल यूरो 3 में ये बात की गई कि जो पेट्रोल है इसमें सल्फर का, किसका, सल्फर का कंसंट्रेशन, सल्फर का कंसंट्रेशन हाँ 150 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 150 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर डीजल के अंदर जो सल्फर का कंपोजिशन है इसमें 350 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा यूरो 3 के अंदर कहा गया था। और हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज जो है, ये हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज 42% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, यूरो 4 आया तो यूरो 4 के अंदर चाहे पेट्रोल चाहे डीजल सभी के अंदर सल्फर का कंपोजिशन 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हाइड्रोकार्बन है ये आपका 35% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सही बात है, ये बातें एनसीईआरटी ने कही है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ पेट्रोल के कंपोजिशन की बात की। अगर आप टेक्नोलॉजी को BS3 से BS4 पे लेके जाते हैं, 4 से 6 पे लेके जाते हैं, उस वक्त आपको मशीनरी भी बदलनी होती है, इंजन में भी कुछ चेंजेस करने होते हैं। वो क्या होते हैं पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन उससे पहले NCERT एक केस स्टडी दी हुई दिल्ली की पढ़ेंगे। NCERT चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 273 मिल गया, पढ़ना शुरू करो। कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन, व्हीकल्स का जो एयर पोल्यूशन होगा गैसियस, उसको अपन कंट्रोल करेंगे। With its very large pollution of vehicular traffic, Delhi leads to the country in its level of air pollution. दिल्ली के अंदर इतने ज़्यादा वाहन है कि दिल्ली जो है एयर पोल्यूशन में टॉप पर जा रही है, आज भी जा रही है। आप दिल्ली में रह करके सांस लीजिए, सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं है, फेफड़े वैसे खराब हो जाएंगे। देख लिया, चलिए ये चला देना भाई, चल गया। ये इतनी देर क्या कर रहा था, धोले धोले। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। आपने देखा कि इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर क्या होता है कि आप पेट्रोल का कंपोजिशन और डीजल का कंपोजिशन चेंज करते हैं। तो जब पेट्रोल और डीजल का कंपोजिशन चेंज होता है तो इसके साथ साथ जिस इंजन में डाला जा रहा है उस इंजन का भी कंपोजिशन चेंज होता है, और सरकार उन कंपनीज को ऑर्डर देती है और वो उसके अकॉर्डिंग इंजन बनाती है। तो BS सेकंड टेक्नोलॉजी के भी इंजन अलग होंगे, 3rd वाले अलग होंगे, 4 वाले अलग होंगे, 6 वाले अलग होंगे, सारे अलग। इंजन में क्या चेंज करने पड़े पूरा तो हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे NCERT के अकॉर्डिंग हम बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए क्या समझ सकते हैं। तो जो NCERT में दिया है उसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंजन में क्या चेंजेस किए गए, इंजन की बात करते हैं। इंजन में या क्या चेंज हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पर इंजन को मल्टी फ्यूल इंजेक्शन समझेंगे। ये मान लीजिए इंजन है, टेक्निकल चीज़ क्या होगी हमें भी समझ में नहीं आता, लेकिन हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का मतलब होता है इंजन की बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ा देना। बर्निंग एफिशिएंसी यानी दहन की जो क्षमता है एफिशिएंसी वो बढ़ा देना, बर्निंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे। कैसे, मान लीजिए इस इंजन के अंदर यहाँ पर ये बर्निंग पॉइंट लगे हुए हैं, क्या है ये बर्निंग पॉइंट, और ये जो फ्यूल कंज्यूम करता है, ईंधन लेता है, मान लेते हैं 10 ml पर आवर ले रहा है, माना कि डेटा है रफ डेटा, तो 10 ml को बर्न करता है 1 घंटे के अंदर। और कितने फ्यूल है इसमें, फ्यूल पॉइंट कितने, 3 जगह बर्न होता है। अब देखेंगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो बर्निंग पॉइंट है, नंबर ऑफ बर्निंग पॉइंट बढ़ा देंगे, बर्निंग पॉइंट, तो बर्निंग पॉइंट इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए 1 घंटे में अभी भी कितना आएगा, 10 ml ही आएगा, लेकिन बर्निंग पॉइंट बढ़ गए, क्या दिक्कत है। अरे उसका छोड़ना, तू क्या है टॉपिक में दिक्कत तो बोल। 1 घंटे में अभी भी कितना आएगा, 10 ml ही आएगा, लेकिन बर्निंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका दहन अच्छे से होगा तो ज़्यादा पावर निकलेगी। अरे बोलो, इससे ज़्यादा हमको नहीं पता। वो कहते पहले 2 स्ट्रोक हुआ करते थे, अब 4 स्ट्रोक, तो उसका मतलब इसी से उसका बर्निंग पॉइंट बढ़ा दिए। टेक्निकली कुछ और मतलब होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई। तो हर बार हर नई टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंजन भी चेंज हो जाता है, तो फिर पुराना इंजन उतना एफिशिएंटली इस पर काम नहीं कर पाएगा। मान लेते भी पेट्रोल चल रहा है BS6 वाला और आपकी कार जो है वो BS4 वाली है, तो क्या इतने अच्छे से एफिशिएंसी चल पाएगी। तो कुछ बच्चे फिर बाद में क्लास खत्म होते सवाल लेके आते, सर हमारे घर पे तो अभी भी वो मारुति 800 लेके चलते हैं, बताइए वो कौन सी, हमारी तो चल रही है अभी भी। तो बेटा चल रही है तो अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं, चल तो रही है लेकिन इंजन उतना एफिशिएंसी से काम नहीं करता जितना करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, भले ही तुम मारुति 800 चला रहे हो, तुमने उसको LPG पे कर दिया है, पेट्रोल डाल देगा हूँ
सही बात है ना। ओके, तो ऐसा है। और बाकी अगर किसी के घर में पुरानी है तो आप देख लीजिए कि पुरानी कारें वगैरह गाड़ियाँ जो भी है वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं चलती है। इस पर आपको BS6 की ही चाहिए फिर, और आगे अगर BS7 वगैरह कुछ आता है तो आपको उसकी चाहिए। क्लियर है। तो पहली चीज़ तो क्या कर दी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन कर दिया, जिससे बर्निंग एफिशिएंसी दहन क्षमता बढ़ जाती है। हर बार टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ यूज़ की जाती है जिसको आप बोलते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक परिवर्तक ऐसा कुछ कहते हैं हिंदी में, कन्वर्टर। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, तो सरकार ने आदेश दिया कि इस धुएं के अंदर बहुत सारे पोल्यूशन फैल रहा है धुएं की वजह से, तो आप एक काम करिए, आप अपनी गाड़ियों के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाइए। तो ये गाड़ियों के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा होता है। ये कन्वर्टर बना होता है प्लेटिनम का, ये बना होता है पैलेडियम का, और ये बना होता है रोडियम का। नाम से ही क्लियर है, इतनी महंगी महंगी मेटल्स इसमें यूज की जा रही है, तो बताइए सस्ता होगा कि महंगा। सरकार का आदेश आया कैटालाइटिक कन्वर्टर लगाएंगे, हम कहेंगे तुरंत लगा देंगे, पैसा खर्चा ज़्यादा आएगा, कोई बात नहीं, जनता से पैसा वसूल करेंगे। तो इस टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ महंगी आएगी, क्योंकि इनमें क्या लगा होगा, कैटालाइटिक कन्वर्टर, जिसमें लगी होगी महंगी धातुएं। ये क्या करती है, ये उस धुएं में निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है, ये कन्वर्ट कर देता है CO2 में। मोर हार्मफुल से लेस हार्मफुल बदल दिया। जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होंगे, अनबर्न हाइड्रोकार्बन लिख देता हूँ पूरा, अनबर्न समझ जाओगे, अनबर्न आगे अनबर्न यानी बिना जले, उनको कन्वर्ट कर देगा CO2 प्लस H2O में। और जो आपकी NO2 होगी, नाइट्रोजन गैस, इसको कन्वर्ट कर देगा N2 गैस में। लीजिए, तो मोर पोल्यूटेंट से लेस पोल्यूटेंट बना रहा है। बोले बात समझ में आ रही है। ये काम करे कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब क्या होता है, ये कैटालाइटिक कन्वर्टर खराब हो जाते हैं लेड वाले पेट्रोल से। तो आप लोग क्या करते हैं, महंगी गाड़ी लेके आते हैं और पेट्रोल भराते हैं सस्ता वाला। तो सस्ता पेट्रोल क्या करता है कि कैटालाइटिक कन्वर्टर के ऊपर उसके लेड जम जाते हैं, तो फिर ये कैटालाइटिक कन्वर्टर काम नहीं करता है। और कैटालाइटिक कन्वर्टर काम नहीं करता है तो आपने इतना पैसा दे, इसके लिए तो ज़्यादा पैसा दिया था गाड़ी का। आप जब भी कोई गाड़ी देखने जाए, गाड़ी वाले आपको गाड़ी की लग्जरीज बताते हैं कि भैया ये ऐसा, उनको बताइए ना, ये चीज़ें बताएं मेन, आप पैसा इस चीज़ का देते हैं। सही बात है, आपको भी नहीं पता होता, बेचने वाले को भी नहीं पता है। अब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे भी दो तरह का पेट्रोल होता है, एक तो वो लेड वाला, और दूसरा पेट्रोल ऐसा जिसमें लेड की मात्रा कम होगी, अनलेडेड पेट्रोल होगा। अनलेडेड पेट्रोल यहाँ लिख देते हैं, अनलेडेड पेट्रोल। तो अनलेडेड पेट्रोल होता है, उस पेट्रोल के अंदर क्या होता है, जो लेड की कंसंट्रेशन होती है, लेड की मात्रा होती है वो कम होती है, PB लेड है ना। इसको अपन ग्रीन पेट्रोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्रीन पेट्रोल। तो आप देखिए पेट्रोल पंप पे दो तरह का पेट्रोल मिलेगा, एक तो नॉर्मल वाला, एक तो ऐसा पेट्रोल जिसकी रेट 2-3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ज़्यादा होगी, ऐसा पेट्रोल मिलता है। तो आपको इन टेक्नोलॉजी में वो वाला पेट्रोल लेना चाहिए, क्योंकि आप 1000 रुपये खर्च किए इसके लिए और इसको सस्ते पेट्रोल से ख़राब कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे 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 क्या है, समझो, संभालो, कुछ भी नहीं है, वो सांप का बच्चा था। मैं तो कब से देख रहा हूँ, वो आ रहा है जा रहा है। मैं सोचा तुम अरे वो गया उधर। चलिए समझ में आ गया, कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर ऐसे काम करते हैं। तो आप जब भी जाते हैं पेट्रोल पंप पे, तो आपकी गाड़ी अगर बढ़िया है, महंगी है, आप पेट्रोल पंप पे जैसे गाड़ी रख के बोलेंगे भैया उधर चले जाओ, वो वाला पेट्रोल, वहाँ पे लिखना इको फ्रेंडली पेट्रोल, ग्रीन पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल, ऐसा लिखा होगा। कभी पढ़ा ऐसा काम? नहीं, अरे शक्ल देख क्यों कहते ही नहीं है, यही बुरा आएगा। हाँ चलिए, है ना, समझ गए कुल मिला के। ऐसी व्यवस्था सिटीज़ में होती है, आप जाइएगा कभी, इसलिए मैंने लिखा है कि आप जाओ तो पढ़ना ढंग से। तो ये तो देखा होगा, दो तरह के पेट्रोल पंप होते हैं, मतलब एक तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लेता है, 2-3 रुपये ज़्यादा होता है एक पे रेट, और एक पे रेट इक्वली होती है ना, होता है ऐसा, वो इसके लिए होता है। समझ में आ गया, BS टेक्नोलॉजी समझ में आ गई बढ़िया से। अब अपन एयर में पोल्यूशन कर लिए हैं, चलते हैं सीधा वाटर में, लेकिन उससे पहले चेपो, ये चेपो। सर पावर वाला होता है क्या? पावर वाला, ये आप बोल रहे हो ना, पावर वाला होता है जिसका 10 रुपये ज़्यादा होता है। जिसके 10 रुपये, अरे वो कुछ भी बोल के बेचते हैं, आप उसको पूछिए भैया ये पेट्रोल इसके 10 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, क्या होगा इससे? बोला बेटा इससे आपकी ना एवरेज अच्छी आएगी। नहीं, एवरेज उतनी आएगी जितनी आती है, इसके लिए डला रहे हैं। कुछ नहीं होता, वो बस इसको बचाने के लिए होता है, पर उनको भी नहीं पता होता। मैं अभी बताऊँगा, अभी चलना, बाहर दिखाएंगे आपको। अभी पढ़ ले, लिख फटाफट। हाँ बोल। 10 से मतलब 2010 में सर ये रेस्ट, मतलब कि 2010 में लग गया था BS4 वाला। हाँ, तो रेस्ट इंडिया में 3rd वाला आ गया था। 3rd वाला ये देखना, रेस्ट इंडिया में पहले कौन सा चला था? 3rd। 17 साल, मतलब कि 7 साल तक इसमें गैप था, तो इसमें मतलब कौन सा था? तीसरा वाला था। मैं मतलब
हाँ, तो पूरी इंडिया में कौन सा चल रहा था? उस समय तीसरा चल रहा था। और इन 13 सिटीज़ में कौन सा चल रहा था? 4 वाला चल रहा था। 17 में अब क्या हो गया? 4th आ गया पूरी के अंदर। अब देखिए 20 में क्या आ गया? 6 आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है, पूरे इंडिया में एक ही तरह का कितने साल तक लागू रहा? BS4 कितने साल तक लागू रहा पूरे इंडिया में? 3 साल। समझ में गया? क्लियर? CNG चालू करेंगे ना, पाइपलाइन बिछाने में लगे हुए हम लोग अभी। मैं क्या, मेरे को तुम थोड़ा फ्री कराओ, आधे दिन में पढ़ो ना, आधे दिन पाइपलाइन लगाऊं यहाँ पे पूरे देश में। सर फिर हम तो LPG लेके आते, नालायक को नाम में क्या लिखा है? लिक्विड। LPG तुमको लगता है गैस चालू करते तो गैस ही हो, वो गैस नहीं है, वो लिक्विड है। वो लिक्विड है, वो चालू करने पे ही गैस बनती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो पहले लिक्विड फॉर्म में, आप चालू करते तब गैस बनती है। गैस की टंकी है जिसपे तू दुकान पे बैठा रहता है, उस पे बैठ के दोनों पैर ऊपर ले लेता है। और एक दिन बैठा बैठा गुड़क गया था पूरे। ऊपर बैठा है और नीचे से नोजल चालू हो जाए। 2 गैसों की रिएक्शन हो जाएगी। और अपनी क्लास भी खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में, जानेंगे वाटर पोल्यूशन। तब तक के लिए जय हिंद और